बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग आज पल्लव वंश के प्रशासन को देखेंगे और साथ साथ पल्लव वंश की कला को भी देखेंगे। इस तरीके से हम लोग पल्लव कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इनके प्रमुख शासकों को देख चुके। चलिए शुरुआत करते हैं और आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। केंद्रीय प्रशासन, देखो एक कोई भी वंश होता है उसमें तीन चीजें होती हैं प्रमुख रूप से। एक तो केंद्रीय प्रशासन होगा, दूसरा प्रांतीय प्रशासन होगा, तीसरा होगा लोकल या क्षेत्रीय प्रशासन कह सकते हैं। ग्राम सबसे नीचे होता है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें तो केंद्रीय प्रशासन में सम्राट ही आते हैं। कोई भी वंश होगा उसमें सम्राट या राजा ही प्रमुख रूप से होता है। और प्रांतीय प्रशासन की बात जब आती है तो प्रांतों को डिवाइड किया गया था अलग अलग भागों में। प्रांतीय प्रशासन के तौर पे देखेंगे तो जो प्रांत हैं उनको बोला जाता था राष्ट्र। राष्ट्र बोलते थे या मंडप बोलते थे, ठीक है। और इसके प्रधान को राष्ट्रिक बोला जाता था। प्रधान को क्या बोलते हैं? राष्ट्रिक। और राष्ट्र के नीचे क्या आता था? विषय आता था। जो आजकल का जिला होता है उसको उस समय विषय बोला जाता था। वहीं उसके नीचे आगे बढ़ते हैं तो कोष्ठन आता है, कोष्ठन बोलते हैं इसको। फिर उसके नीचे ग्राम आता है, गांव। और गांव भी दो कैटेगरीज में डिवाइड था। पहला ये है ब्रह्मदेय, दूसरा होता था सामान्य ग्राम। ब्रह्मदेय क्या था? ये ब्राह्मणों को दिया जाता था और कर मुक्त था। और जो यहाँ कर राजा नहीं लेता था, लेकिन बाकी जो कर लेते थे वो यहाँ के ब्राह्मण ही लेते थे, वही वसूल करते थे। और सामान्य गांव जो होता था उसमें 1/10 से 1/6, 1/10 to 1/6 टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे 18 प्रकार के कर होते थे। 18 प्रकार के कर या टैक्स लिए जाते थे, जिनको ये नाम याद रखिए, अष्टादश परिहार बोलते हैं। अष्टादश परिहार, ठीक है। अष्टादश परिहार बोलते हैं, जिन मतलब होता है 18 प्रकार के कर से। वहीं एक चीज और आती है दोस्तों इसमें, सैन्य प्रशासन के बारे में। जब सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो पल्लव सेना काफी शक्तिशाली थी और जिसका नेतृत्व करता था सेनापति। इसमें जो सेना थी उसके कई अंग होते थे। उन अंग में एक थी तो पैदल सेना, एक अश्वरोही और एक थी हाथी सेना। इसके अलावा भी नौसेना भी थी इसके पास, पल्लवों के पास। और नौसेना का दो प्रमुख गढ़ हुआ करता था। एक तो था महाबलीपुरम और दूसरा था नेगपट्टनम, ठीक है। दो गढ़ था नौसेना का। बस इतना ही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे पल्लव कला को। पल्लव कला में दोस्तों कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 4 शैलियां आती हैं, जैसा कि हम लोग शासक वाले वीडियो में बताए हैं और आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला वीडियो है पल्लव का, पल्लव के प्रमुख शासक। तो उसमें महेंद्र वर्मन प्रथम जब आते हैं, इनका शासनकाल जब होता है 600 से 630 के बीच में, और महेंद्र वर्मन प्रथम रहते हैं, तो इन्हीं के नाम से महेंद्र वर्मन शैली आती है। और यह शैली की, इस शैली की जो प्रमुख विशेषता होती है वो होती है मंडप निर्माण, ठीक है। इसका मंडप निर्माण प्रमुख विशेषता है। वहीं मामल्य शैली में होता है, प्रमुख विशेषता के तौर पे होता है तो विकसित मंडप हो जाता है। विकसित मंडप मतलब जब मंडप बना तो महेंद्र वर्मन शैली में निर्माण होता है, प्रमुख विशेषता के तौर पे आता है। जबकि जब इस मंडप का विकास काफी अच्छा हो जाता है तो प्रमुख विशेषता के तौर पे मामल्य शैली में आता है, ठीक है। और मेंडगपट्टू,
या मांडगपट्टू का जो मंदिर है वो यहाँ पे त्रिमूर्ति मंडप है और ये पहला मंडप था इसका। ठीक है, पहला मंडप था, द्रविड़ शैली का प्रारंभ कह सकते हैं, द्रविड़ शैली का प्रारंभ माना जा सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं मामल्ल शैली में, जिसकी विशेषता प्रमुख क्या है, विकसित मंडप, और नरसिंह वर्मन प्रथम इसके शासक रहे हैं और इनका काल आता है इनके बाद 630 से 668, 630 to 668 तक। ओके, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो स्तंभ थे, स्तंभों को सिंह के सिर के ऊपर स्थापित किया गया था। जैसे मान लो ये सिंह बना है तो इसके ऊपर स्तंभ बनाए जाते थे, तो इसको बोला जाता था याली। ये अलग से आता है कि याली किसे कहते हैं। वहीं दूसरा है कि स्तंभों के जो शीर्ष थे इस पे फलक बनाए जाते हैं ना, ये फलक इसको बोलते थे पलगई। पलगई, याली और पलगई याद रखिएगा। पलगई क्या है, स्तंभों को सिंह के सिर पर स्थापित किया तो इसको क्या बोले, याली। और वहीं स्तंभों के शीर्ष पर फलक बनाया गया तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पलगई। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, पंच पांडव। ये पंचरथ इसमें है, पंचरथ में पंच पांडव हैं और आदिवराह कुछ मंदिरों के नाम है। पंच पांडव मंदिर या पंचरथ के जो मंदिर है वो मामल्ल शैली के ही अंतर्गत आते हैं। एकाश्मरथ मंदिर है, विशाल मूर्ति कला, ये ठीक है, महाबलीपुरम का विकास होता है इसके अंतर्गत। इसमें हमें प्रमुख रूप से इसके उदाहरणों को याद रखना है। एक तो पंचरथ है या पंच पांडव मंडप है, दूसरा है आदिवराह, आदिवराह, तीसरा है रामानुज मंडप, चौथा है कानेरी मंडप, महिषासुर मर्दिनी मंडप और दुर्गा मंडप। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हालांकि बस ये 2-3 चीजें याद रखिए शुरुआत की बस। अब इसमें एक चीज और होती है कि स्वतंत्र स्तंभ बनने लगता है, इसमें स्वतंत्र स्तंभ बनने लगता है और लगभग महाबलीपुरम की बात करें तो 30 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा स्वतंत्र स्तंभ मिला है। और यहीं पे जो स्तंभ मिलता है वो अर्जुन की तपस्या, भागीरथी तपस्या, कई मानव कृतियां और नाग नागिन की आकृतियां, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं इसमें। ठीक, अब ये रथ मंदिर को थोड़ा और डिटेल में समझ लें तो रथ मंदिर में दोस्तों कई चीजें आती हैं। इसमें 9 रथ मिलते हैं, एकाश्म होते हैं और इसे सप्त पैगोडा बोला जाता है महाबलीपुरम में। ठीक है, और दक्षिण भाग में इसके 5 मंदिर हैं जबकि उत्तर भाग में 4 मंदिर हैं। इसको हटा के देखते हैं। रथ मंदिर में दक्षिण भाग में 5 हैं और उत्तरी भाग में क्या है, उत्तर या उत्तर पश्चिम भाग में 4 हैं। इसमें पंच रथ के स्थान पर आता है। पंचरथ क्या है, जिसमें द्रौपदी रथ, भीम रथ, तीसरा है धर्मराज युधिष्ठिर रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ। ठीक है, देखो सबसे छोटा द्रौपदी सबसे छोटा रथ है, झोपड़ी नुमा है, और सबसे बड़ा देखेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर का है और सबसे बड़ा पूर्ण 3 मंजिला और द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वहीं अर्जुन का देखेंगे तो वृषभ पर विराजमान शिव नंदी, पिरामिड नुमा कह सकते हैं, और नकुल सहदेव का जो रथ बना हुआ है वो गज पृष्ठाकार है, विशाल गजमूर्ति चित्रण, गजमूर्ति है इसमें चित्रण नहीं है, यानी बेसर शैली में है। वहीं भीम का जो है अर्ध बेलनाकार मंदिर है और इसमें प्रदक्षिणा पथ भी है और बेसर शैली का है। वहीं जब उत्तर पश्चिम की बात करते हैं जिसमें 4 आता है तो इसमें गणेश रथ आता है, एक गणेश रथ जो बहुत सुंदर है और बेसर शैली में है। दूसरा है पिंडारी रथ, पिंडारी रथ 2 हैं जिसको ग्राम में देवी कहते हैं, यानी, और एक और है तालाब के नाम के कारण वलिया कट्टू बोला जाता है,
वलिया कट्टू बोला जाता है। हालांकि इतना डिटेल में आप में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा याद रखिए, समझ लेंगे तो आएगा तो अलग से एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। थर्ड में देखते हैं राज सिंह शैली है। जो राज सिंह है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में है, जो कि 700 से 728 ईस्वी के बीच में है। इनकी उपाधि राज सिंह थी दोस्तों, और चिनाई पत्थर द्वारा स्वतंत्र रूप से संरचनात्मक मंदिर बना है, जिसमें चूना गारा स्वतंत्र और पत्थर लकड़ी लोहा इत्यादि बना हुआ है, जिसमें शोर मंदिर शोर टेम्पल जो है, जिसको तटीय मंदिर भी बोलते हैं या जलायतन मंदिर भी बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है इसमें, क्योंकि ये महाबलीपुरम में अवस्थित है शोर मंदिर, और नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, और समुद्र पर अवस्थित समुद्र के किनारे अवस्थित होने के कारण इसको शोर मंदिर भी कहा जाता है। और इसमें त्रिमंदिर समूह है शोर मंदिर में। त्रिमंदिर समूह में क्या आता है, एक बाएं भाग पे जो होता है लेफ्ट में शिव है, और मुख्य भाग पे देखेंगे तो शिवलिंग है, और लेफ्ट राइट में दाया में देखेंगे तो विष्णु है। ठीक, वर्गाकार गर्भगृह है, नरसिंह पशु मानव है, उत्कीर्ण है, इसमें इस शैली का पहला मंदिर है शोर मंदिर। और इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर आता है जिसको बोलते हैं कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किसमें आता है, राजसिंह शैली में, जो कि कांचीपुरम में अवस्थित है। कांचीपुरम में अवस्थित है, और ये सर्वाधिक अलंकृत है दोस्तों, और राज सिंह शैली का चरम अवस्था मानी जाती है, चरम काल कहा जाता है। और इसके अलावा इसको राज सिंहेश्वर भी मंदिर भी बोलते हैं, राज सिंहेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं इस कैलाशनाथ मंदिर में है, जैसे विशाल प्रांगण और विमान शिखर, गोपुरम और प्राकार परकोटा, गर्भगृह वृत्ताकार है, शिवलिंग स्थापित है जिसमें। इसके अलावा 7 शिखर गोपुरम है, और स्तूपिका के चारों ओर देवता का चित्र है, तो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे चारों ओर जैसे है, तो इसमें शिव शिव इधर हैं और ब्रह्मा विष्णु इस तरीके से मंदिर मूर्तियां लगी हुई हैं। ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक, और नंदी वर्मन की बात करें, हाँ इसके पहले अलग से इसमें कुछ अन्य मंदिर भी आते हैं, जैसे बैकुंठ पेरुमल का मंदिर आता है। इसका निर्माण कांचीपुरम में किया गया था, लेकिन ये नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। विष्णु को समर्पित है, 4 मंजिला है। अलवार संत तिरुमलई के भक्ति गीत भी इस पे उत्कीर्ण है। इसके अलावा ईश्वर व मुकुंद मंदिर है, जो कि महाबलीपुरम में है, और तालगिरीश्वर मंदिर भी है, जो तमिलनाडु में पनमलाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। लास्ट में देखते हैं नंदीवर्मन शैली है, जो कि नंदीवर्मन द्वितीय के शासनकाल में 730 से 800 के बीच में था। इसमें छोटे छोटे और साधारण मंदिर बनाए गए दोस्तों, सब पुरानी विशेषताओं का समन्वय इसमें है। और ये मुक्तेश्वर मातंगेश्वर मंदिर है कांचीपुरम में, मुक्तेश्वर मातंगेश्वर। हाँ, ये जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर था वो इसमें है, हमने इसमें बता दिया, लेकिन ये नीचे वाले में है, नंदीवर्मन मंदिर में, और ये कांचीपुरम में है। इसके अलावा इसमें दोस्तों 3-4 और, जैसे कांची में ही मुक्तेश्वर मंदिर है, मातंगेश्वर मंदिर है, और बडमलेश्वर मंदिर है, और गड्डम में बस ये सारी चीजें नहीं, सिर्फ ये बैकुंठ पेरुमल मंदिर याद रखो, कांचीपुरम में है, नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया है, विष्णु को समर्पित है, और 4 मंजिला है। अलवार संत तिरुमंगई के भक्ति गीत इस पर उत्कीर्ण है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा अगर देखें हम कुछ और इम्पोर्टेंट के तौर पे, इसमें पल्लव शासन में घटिका बोला जाता था दोस्तों। घटिका संस्कृत महाविद्यालय था, प्रारंभ में कांची में था, और इसकी जानकारी हमको मिलती है कशाकुडी ताम्रपत्र अभिलेख से, नरसिंह वर्मन प्रथम का है जो।
एक घटिका दान देने का भी उल्लेख मिलता है इसमें। और इसके अलावा त्रिमूर्ति गुफा मंदिर की बात हमने कर ली कि नरसिंहवर्मन ने बनाया था, और कुछ खास तो नहीं बनता है इसमें। 1 मिनट और। तो इस तरीके से हम लोग पल्लव कला को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। पल्लव की जो भी इम्पोर्टेंट थे हमने रिवाइज कर लिया है, और आप आगे देखते रहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, और अपने हिसाब से अगर स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिए, लेकिन रिवीजन पे रिवीजन आप लगातार करते रहिए।